Hello everyone, a very good day to all of you. Hey, I am Yashveer Singh and I welcome you to your own YouTube channel FP Exam Prep. This is the second video of our series Identification of Parts of Speech. तो पहली वीडियो के अंदर हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उसमें हमने अच्छी तरह से ये बात समझी थी कि पार्ट ऑफ स्पीच को बेसिकली कैसे हमें डिकोड करना चाहिए, कैसे उसको हमें पता करना चाहिए कि वो पार्ट ऑफ स्पीच बेसिकली है क्या। तो इस वीडियो में भी लगभग हम 10 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और समझेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच को हमें कैसे समझना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए 11th क्वेश्चन है हमारा। पिछले 10 क्वेश्चन हमने कर चुके हैं, तो जो बच्चे ये वीडियो पहली बार देख रहे हो इससे पहले वाली वीडियो देख लें, अच्छी तरह से समझ आएगा। वो 10 क्वेश्चंस आप देखोगे तो आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको श्योरली हेल्प मिलेगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आई लाइक दैट बॉय। तो देखो ये जो वर्ड दैट है जिसे इन्होंने अंडरलाइन कर रखा है, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच हमें पता करनी है। तो पहली वीडियो में भी मैंने एक बात समझाई थी आपको कि दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब क्या है, हमारे प्रोनाउन भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं। अच्छा, नाम इसका होता है डेमोन्स्ट्रेटिव। अगर मैं इसको उठाकर यहां लिख दूं दिस, दैट, दीज, दोज, तो ये हमारे एडजेक्टिव की तरह भी काम करते हैं और प्रोनाउन की तरह भी काम करते हैं, लेकिन दोनों में ही इनका नाम डेमोन्स्ट्रेटिव होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव। अब चाहे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलो चाहे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलो, ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि उसका वहां फंक्शन क्या है। अभी हमें ये समझना है कि मैं आपसे पहले से ही समझाता आया हूं कि प्रोनाउन इज इक्वल टू नाउन ही होता है। जहां प्रोनाउन लिख दोगे वहां नाउन नहीं लिख पाओगे, जहां नाउन लिख दोगे वहां प्रोनाउन नहीं लिख पाओगे, क्योंकि नाउन की ही जगह पर प्रोनाउन बैठता है। सो प्रोनाउन और नाउन दोनों एक साथ कभी नहीं आ सकते। तो अगर इस दैट को हम प्रोनाउन मान लें तो ये नाउन है, तो ये प्रोनाउन है। तो एक बात सोच लो, प्रोनाउन नाउन एक साथ तो आएंगे नहीं, क्योंकि ये दोनों का सेम ही वर्क होता है। तो ये प्रोनाउन तो नहीं है, ठीक है, और प्रोनाउन का हमें यहां पर कोई ऑप्शन भी नहीं दिया है। तो जब ये प्रोनाउन नहीं है तो ये नाउन भी नहीं हो सकता। अब हमें पता है कि नाउन से पहले जो भी चीज रखी होती है वो हमेशा नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए रखी होती है। तो जो भी चीज नाउन को डिस्क्राइब करती है बच्चों, उसे हमेशा एडजेक्टिव कहा जाता है। तो जो ये दिस, दैट, दीज, दोज हैं, ये बेसिकली दो तरीके से काम करते हैं, या तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह काम करते हैं। तो अगर ये किसी नाउन से पहले लगा होगा तो इसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है, और अगर ये किसी नाउन की जगह पर ही बैठा होगा तो इसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। अगर इसी को मैं ऐसे लिख देता, आई लाइक दैट बॉय, तो मैं लिख देता दैट इज माई फ्रेंड। तो अब यहां पर जो दैट है ना, इसके आगे कोई नाउन नहीं लिखा है, तो ये खुद ही प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो यहां तो ये प्रोनाउन होता, लेकिन यहां बॉय से पहले इसको लिखा है तो ये एडजेक्टिव होगा। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, ना कि इन तीनों में से कोई आंसर है। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। बड़ा सिंपल है, विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। अब आपको पता है ये जो हैप्पीनेस है ये क्या हो सकता है? हैप्पीनेस क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मतलब हैप्पीनेस जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसे? हैप्पीनेस आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, ना देख सकते हो, ना टच कर सकते हो, ना छू सकते हो। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और नो इससे पहले क्या है? एडजेक्टिव। तो नो क्या होता है? नंबर को शो करता है, या आपका नो करके नंबर ही शो कर रहा है यहाँ पर। तो जब ये एडजेक्टिव है तो ये नाउन हो गया। और वैसे भी एक पहचान और है, हैप्पीनेस से आगे कोई दूसरा नाउन तुम लिख भी नहीं पाओगे। तो नाउन के आगे नाउन इसलिए ही नहीं आता है। तो हैप्पीनेस आपका क्या हो गया? नाउन हो गया। तो ये प्रोनाउन नहीं होगा, एडजेक्टिव नहीं होगा, एडवर्ब नहीं होगा, ये नाउन हो गया। बात समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नन ऑफ दीज कार्स इज इन यूज। अब देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो ये हो ही नहीं सकता, मैंने आपको समझा ही रखा है पिछले क्वेश्चंस में। जिसमें सेल्फ या सेल्स लगता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये हो नहीं सकता, क्योंकि अभी मैं पढ़ा के आया हूं दिस, दैट, दीज और दोज, यही हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। अब या तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है या ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है।
अभी आपको समझना है प्रोनाउन क्यों है। सबसे पहले हम ये समझ लें कि ये प्रोनाउन ही क्यों है। सब में प्रोनाउन लिखा हुआ है, लेकिन अगर बच्चे को डीप नॉलेज नहीं पता है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। प्रोनाउन तो उसे पता है। प्रोनाउन ये इसलिए है क्योंकि आप ध्यान से देखो कि ये सब्जेक्ट बना बैठा है। ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट। अच्छा, दीज कार्स क्या है? इस ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही बनते हैं। तो अगर ये नाउन नहीं है तो नाउन की जगह पर बैठा है तो ये प्रोनाउन हो गया। ठीक है, तो अब रिफ्लेक्सिव ये है नहीं, डेमोन्स्ट्रेटिव ये है नहीं। अब या तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है या इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अच्छा, इंडेफिनिट प्रोनाउन भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इंडेफिनिट प्रोनाउन बेसिकली क्या होते हैं? आइदर, नाइदर, ईच, ये हमारे क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेट, ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, सॉरी, ये होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। थोड़ा गलत बोल गया मैं, आप फिर से समझ लीजिए इस बात को कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं वो कौन से होते हैं? आइदर, ईच, नाइदर, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। तो ये भी नहीं है वो, तो ये क्या बचा हमारा? ये बचा हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। सो ये नन जो होता है वो क्या होता है? हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। चलिए नेक्स्ट है वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क। अब यहां पर समझना है हमें कि ये जो नाउ है ये क्या है। तो आपको यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं एक बात कि जो भी टाइम बताता है वर्ड, जो भी व्हेन का आंसर होता है, जो भी वर्ड व्हेन का आंसर होता है वो हमेशा एडवर्ब होता है, ध्यान रखेंगे। तो ये एडजेक्टिव नहीं है, कंजंक्शन नहीं है, प्रोनाउन नहीं है। तो वैसे भी सिंपल सी बात समझ में आती है, एडजेक्टिव होता तो किसी नाउन को डिफाइन कर रहा होता। अब ये नाउ किसी नाउन को डिफाइन थोड़ी करता है, तो ये एडजेक्टिव तो किसी उसमें नहीं हो सकता। कंजंक्शन होता तो ये दो चीज़ों को जोड़ रहा होता है, ये जोड़ भी नहीं रहा है। और प्रोनाउन होता तो या तो ये सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता, ना तो सब्जेक्ट की जरूरत है ना ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो बचा क्या हमारा? एडवर्ब ही बचा। और वैसे भी जो व्हेन के आंसर होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। वी शैल बिगिन टू वर्क व्हेन, तो व्हेन का आंसर क्या है? नाउ। तो नाउ इज एन एडवर्ब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है ओविंग टू हिज इल हेल्थ ही रिटायर्ड फ्रॉम बिजनेस। ओविंग टू हिज इल हेल्थ ही रिटायर्ड फ्रॉम बिजनेस। अब देखो यहां पर समझने वाली बात है कि OWING। अब जब तुमने इसको देखा कि इसमें ING फॉर्म लगी है तो बच्चा जिसको नॉलेज नहीं है वो इसको वर्ब मान बैठेगा। क्या मान लेगा? वर्ब। अब वर्ब का इसमें ऑप्शन नहीं है तो अब वो बेचारा कंफ्यूज होगा। अब वो कुछ भी लगाएगा इसको, या तो वो डिटर्मिनर बोलेगा या पार्टिसिपल बोलेगा, प्रीपोजिशन बोलेगा, कंजंक्शन बोलेगा। अब यहां पर आपको अपना दिमाग चलाना है। अब क्या करोगे आप? बात आती है कंजंक्शन की, तो कंजंक्शन ये हो नहीं सकता क्योंकि दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो सेंटेंस है ही नहीं। अगर ये सेंटेंस नहीं है तो ये कंजंक्शन हो नहीं सकता, क्योंकि कंजंक्शन हमेशा सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। तो ये कंजंक्शन तो हो नहीं सकता। तो कंजंक्शन को हम क्या कर देंगे? आउट कर देंगे। ठीक है, अब ये भी प्रीपोजिशन, तो ये प्रीपोजिशन कैसे हो सकती है? हमेशा प्रीपोजिशन एक ही आती है। तो इस टू का हमारा क्या है? इल हेल्थ हो गया। तो ये प्रीपोजिशन का अगर मान लोगे तो फिर इसका ऑब्जेक्ट कहां दोगे? तो ये प्रीपोजिशन भी नहीं हो सकता। बात करते हैं डिटर्मिनर की। तो डिटर्मिनर हमारे इंग्लिश के अंदर जो होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव की ही फॉर्म होते हैं। अगर मैं इस दोनों के डिफरेंस बता दूं तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो मैं समझा देता हूं। देखो, दोनों की सेम चीज ये होती है कि ये नाउन के बारे में ही कुछ बता रहे होते हैं। तो जो भी वर्ड नाउन के बारे में बताता है उसको हमेशा में एडजेक्टिव मानना पड़ता है। बट एडजेक्टिव में और डिटर्मिनर में फर्क होता है। अब एडजेक्टिव क्या बताता है? या तो क्वालिटी बताएगा किसी की, या क्लास बताएगा किसी की। तो ये बताने का काम करता है। लेकिन अगर क्वांटिटी बतानी हो या किसी नाउन का नंबर बताना हो तो उनका काम डिटर्मिनर करते हैं। ठीक है, सो डिटर्मिनर का काम है किसी नाउन की क्वांटिटी या नंबर को बताना, जबकि एडजेक्टिव का काम होता है किसी की क्वालिटी या क्लास बताना। अब ये डिटर्मिनर भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों? किसी का नंबर या क्वांटिटी तो बता नहीं रहा। ये होता है पार्टिसिपल। अब आप समझ लो जो मैं समझा रहा हूं आपको। जब भी किसी वर्ड में ING ऐड हो जाता है तो वहां कंफ्यूज होता है बच्चा। जैसे ही ING ऐड होता है तो उसको ध्यान रखें कि ING या तो वर्ब होता है या एडजेक्टिव होता है, ठीक है, या फिर वो क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है, अब हमें समझना है कि अगर ये वर्ब होगा ना कभी भी ING वाला, तो हमेशा वो बी फॉर्म्स के साथ बैठा होगा। इज, एम, आर, वॉज या वर।
तो अगर तुम्हें भी कभी भी आईएनजी फॉर्म इज एम आर वॉज वर्ब के साथ मिलता है या बी फॉर्म के साथ मिलता है तभी उसको आप वर्ब मान सकते हो, अदरवाइज वो वर्ब नहीं होगा। अब अगर वो वर्ब नहीं होगा तो या फिर वो एडजेक्टिव होता है या फिर वो नाउन होता है। एडजेक्टिव होता है तो उसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर कोई भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है तो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। अच्छा, अगर वो नाउन का काम करती है तो उसी को हम जेरंड भी कहते हैं, ठीक है। सो अब यहां पर ये वर्ब का काम तो कर नहीं रहा, अब तो या एडजेक्टिव होगा या फिर ये नाउन होगा। अब ये कैसे पता लगे एडजेक्टिव है नाउन है? तो जब भी कोई जेरंड होगा और वो नाउन होगा तो नाउन हमेशा किसका काम करते हैं? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का। एक एग्जांपल देके समझाता हूं मैं आप लोगों को। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, राहुल इज प्लेइंग विद प्लेइंग पपी या प्लेइंग चाइल्ड हु लाइक्स प्लेइंग, ठीक है। अब तुम्हें ध्यान से देखो, 3 प्लेइंग लिखे हैं, एक प्लेइंग ये लिखा है, एक प्लेइंग ये लिखा है एंड एक प्लेइंग ये लिखा है। अब आप ध्यान से देखो, ये प्लेइंग जो है वो इज एम आर के साथ बैठा है तो इसे तो वर्ब मानना पड़ेगा आपको। ये प्लेइंग किसको डिस्क्राइब कर रहा है? चाइल्ड को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव हो गया तो इसे मानना पड़ेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन हु लाइक्स, लाइक्स हमारी वर्ब है। लाइक्स व्हाट? लाइक वर्ब का ऑब्जेक्ट प्लेइंग हो गया, तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो इक्वल टू नाउन होता है। नाउन होता है तो नाउन इक्वल टू यहां पर क्या हो गया? जेरंड हो गया। तो ये डिफरेंस होता है एनजी फॉर्म में। अब ये नाउन तो है नहीं क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पर तो बैठा नहीं है। अब अगर ये नाउन नहीं है तो पार्टिसिपल ही तो होगा, तो आंसर हो गया हमारा पार्टिसिपल। बात समझ में आई? तो ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ें होती हैं, अगर आपको नहीं पढ़ाया, आपको नहीं समझाया गया है तो फिर आपको कन्फ्यूजन होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, माई सिस्टर इज जस्ट 16 एंड देयरफॉर नॉट एलिजिबल टू वोट। अब यहां पर देयरफॉर को बोला है उन्होंने, देयरफॉर, ठीक है। अब समझते हैं कि देयरफॉर यहां क्या है। अब जेरंड तो यह है नहीं, साफ सी बात है कि अभी बता के आया हूं कि वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाओ और वो नाउन का काम करे तो वो जेरंड होता है, तो ये जेरंड तो है नहीं। बात करते हैं कंजंक्शन की। अच्छा, एडजेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो एडजेक्टिव भी ये सिरे से खारिज हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ये एडजेक्टिव होता तो ये किसी नाउन की विशेषता होती। अब हमें जो कंफ्यूजन है वो किसमें? एडवर्ब में और कंजंक्शन में। तो बेसिकली मैं आपको समझा दूं कि कंजंक्शन ये यहां नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एंड कंजंक्शन आ गया, देयरफॉर दो कंजंक्शन एक साथ नहीं आ सकते। तो यहां पर इसको एडवर्ब कंसीडर करना पड़ेगा। हालांकि इसको कहते हैं कंजंक्टिव एडवर्ब, कंजंक्टिव एडवर्ब, ठीक है, या फिर एडवर्बियल कंजंक्शन भी कह सकते हो। होते ही एडवर्ब है, लेकिन काम ये क्या कर रहे होते हैं? दो सेंटेंस को जोड़ने का कर रहे होते हैं। लेकिन यहां पर इसको एडवर्ब ही माना जाएगा क्योंकि इसको कंजंक्शन नहीं माना जा सकता। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दे ट्राई टू फाइंड फॉल्ट विद अस। अब यहां पर समझते हैं। अब सबको पता है, छोटा बच्चा बता सकता है कि ये प्रेपोजिशन होती है, लेकिन हमें मालूम है यहां पर प्रेपोजिशन का हमें क्या नहीं दे रखा, कोई ऑप्शन दे ही नहीं रखा। अब बच्चा क्या होगा? यहां पर कंफ्यूज हो जाएगा कि यार प्रेपोजिशन तो ये होती है लेकिन प्रेपोजिशन का ऑप्शन ही नहीं है। तो जिस बच्चे को ये बात नहीं पता कि टू के साथ जब नाउन, कोई प्रोनाउन या वर्ब की कोई आईएनजी फॉर्म लिखी हो, टू के बाद कोई नाउन, प्रोनाउन या कोई आईएनजी फॉर्म लिखी हो, तब तो टू जो होता है वो हमारा क्या होता है? प्रेपोजिशन। ध्यान रखें इस बात को, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं इसकी। लेकिन अगर टू के बाद कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है आपको तो इसे इन्फिनेटिव कहा जाता है। हालांकि इन्फिनेटिव ये दोनों मिलकर बनते हैं। यहां पर ये सीडीएस के क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करवा रहा हूं, सीडीएस में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो बड़ा कंफ्यूजिंग कर रखा है उन्होंने इस बात को। हालांकि ये दोनों मिलेगा तब इन्फिनेटिव बोला जाएगा, लेकिन यहां इसको प्रीपोजिशन कंसीडर करते हम कब? जब इसमें ऑप्शन दिया, लेकिन नहीं दिया तो इसे इन्फिनेटिव ही माना जाएगा। पार्टिसिपल, वर्ब और जेरंड ये होते नहीं। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट। विच वे शैल वी गो? विच वे शैल वी गो? अब विच कहां पर क्या है?
अब आपको साफ समझ में आना चाहिए वे क्या है, यहां पर नाउन है। अब नाउन को डिस्क्राइब कौन कर रहा है, विच। तो नाउन को जो डिस्क्राइब करता है वो होता क्या है, वो एडजेक्टिव ही तो होता है, ठीक है। तो ना तो ये कंजंक्शन है, ना जिरेंड है, ना नाउन है, तो ये क्या है हमारा एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन से पहले रखा हुआ, जो भी चीज़ नाउन से पहले रखी होगी उसे एडजेक्टिव कंसिडर करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अल्लास। ये तो बहुत सिंपल है, जहां पर भी तुम ये वाला साइन देख लो, ये वाला साइन, वो हमेशा इंटरजेक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी साइन है, एक्सक्लेमेटरी साइन हमेशा इंटरजेक्शन शो करते हैं। सो ये क्या है हमारा इंटरजेक्शन, बाकी ये तीनों में से कुछ नहीं है। बात समझ में आई है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द आर्टिस्ट pranced around the stage singing enthusiastically। अब तुम ध्यान से देखो, आर्टिस्ट हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब ये जो pranced है ये उसका एक्शन है ना, और around the stage ये उसका where का आंसर हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, और अराउंड क्या हो गया हमारा, प्रेपोजिशन हो गई। और प्रेपोजिशन प्लस नाउन मिलके एडवर्ब बन रहा है, जबकि अलग अलग देखो ये प्रेपोजिशन ये नाउन हो गया। सिंगिंग एंथुसियास्टिकली, सिंगिंग क्या है हमारा, सिंगिंग हमारा यहां पर है पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल है तो कैसे, क्योंकि सिंगिंग जो है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, आर्टिस्ट को ही तो डिस्क्राइब कर रहा है। एंथुसियास्टिकली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्यों एडवर्ब हो गया, क्योंकि वो सिंगिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। तो हमसे पूछा गया है प्रेंस्ड, तो प्रेंस्ड तो वर्ब है, उसका एक्शन है। बात समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुट द फॉर्क एंड नाइफ इन द कटलरी बॉक्स। अब इसमें तो कोई बताने वाली बात है नहीं, आप लोगों को सबको पता है कि इन जो होता है वो प्रेपोजिशन होता है। सो प्रेपोजिशन में आंसर लगाओ, ठीक है। जब भी कोई दो नाउन जुड़े रहे हों, देखो ये नाइफ है और ये कटलरी बॉक्स है, तो दोनों नाउन है। अब जब भी कोई दो नाउन जुड़ रहे हो ना, तो सिर्फ दो ही चीजें हो सकती हैं उसके बीच में रखे जाने वाली, या तो वो कंजंक्शन होगा या फिर वो प्रेपोजिशन होगी। कंजंक्शन ऑलरेडी कंजंक्शन यहाँ आ नहीं सकता, क्योंकि एंड पहले लिख चुके हैं, तो दो बार तो कंजंक्शन लिखेंगे नहीं, तो ये क्या हुआ हमारा प्रेपोजिशन ही हुआ। बात समझे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है शी केम स्लोली अप टू द मेन डोर। शी केम हाउ, ये किसका आंसर दे रहा है आपको, हाउ। और हाउ के आंसर क्या होते हैं, एडवर्ब। अभी मैंने बताया ना, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, इन चारों का अगर कोई आंसर दे रहा है आपको तो वो सब एडवर्ब ही माने जाएंगे। सो स्लोली इज एन एडवर्ब, और इसकी एक और पहचान है, एलवाई लगा हुआ है। तो जिसमें एलवाई लगा होता है वो मोस्ट प्रोबेबली आपका क्या होता है, एडवर्ब होता है। सो यहां पर हमारा आंसर मिल गया हमें क्या, एडवर्ब, बाकी ये नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे आर ऑल गोइंग टू अटेंड द फंक्शन। अब ये बहुत सिंपल सी बात है भाई, दे जो है ये किसके लिए लगा हुआ है, किसी पर्सन्स के लिए लगा हुआ है। तो जब भी किसी पर्सन की बात करते हैं तो वो नाउन होता है। अगर वो नाउन होता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि नाउन की जगह पर जो यूज होता है वो हमेशा प्रोनाउन होता है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, प्रोनाउन। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The sun shone through the dull grey clouds। अब देखो यहां पर the sun shone through the dull grey clouds। clouds क्या है हमारा, नाउन। नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए उसका कलर दे दिया, और कलर कैसा था, डल, ठीक है। तो अभी आपको एक बात समझनी है कि अभी मैं आपको ये बात बता रहा था कि नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव आते हैं और एडजेक्टिव से पहले हमेशा एडवर्ब आते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव से पहले एडजेक्टिव भी आ सकता है, नाउन से पहले एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले भी एडजेक्टिव आ सकता है, बशर्ते कि वो दोनों एडजेक्टिव सेम कैटेगरी से ना हो। इसका मतलब है एडजेक्टिव की दो कैटेगरीज होती हैं, कौन सी, एक कैटेगरी होती है क्लासिफाइड एडजेक्टिव्स, और एक होती है क्वालिफाइंग एडजेक्टिव। क्लासिफाइंग और क्वालिफाइंग एडजेक्टिव्स, तो क्लासिफाइंग और क्वालिफाइंग एडजेक्टिव्स दोनों साथ साथ आ सकते हैं। तो डल भी क्या है, क्लाउड के लिए है, ग्रे भी। तो यहाँ पर ये क्या है हमारा, एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे मैं लिखूं, द थीफ हैज़ अ लॉन्ग
शार्प नाइफ। अभी जो लॉन्ग है ना, ये भी एडजेक्टिव होता है, शार्प भी एडजेक्टिव होता है, लेकिन लॉन्ग जो है हमारा क्वालिफाइंग एडजेक्टिव है और शार्प हमारा क्लासिफाइंग एडजेक्टिव है। सो शार्प और लॉन्ग दोनों एक साथ आ सकते हैं क्योंकि दोनों अलग अलग कैटेगरी के एडजेक्टिव्स हैं। तो अलग अलग कैटेगरी के एडजेक्टिव्स जो साथ साथ आ सकते हैं, तो ये भी हमारा एडजेक्टिव है। तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा बच्चों? एडजेक्टिव। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द प्रिंसिपल इज प्रिसाइडिंग ओवर द मीटिंग। द प्रिंसिपल इज प्रिसाइडिंग ओवर द मीटिंग। अब देखो, द प्रिंसिपल इज प्रिसाइडिंग वेयर? ओवर द मीटिंग। सो प्रेपोजिशन प्लस नाउन इक्वल टू एडवर्ब। तो प्रिसाइडिंग वेयर, वेयर का आंसर दोनों मिलकर बन रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब वेयर का आंसर कोई वर्ड और एक नाउन मिलकर बनता है, तो ऑब्वियसली जो वर्ड जो कनेक्ट करता है उसको, वो क्या होता है? प्रेपोजिशन ही होता है। तो ये ओवर जो है यहाँ पर प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है मीटिंग। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशन। ठीक है, बात समझ में आई? तो इस तरीके से अगर आपके CDS एग्जाम में या टीचिंग एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो इसी अप्रोच से आपको पार्ट ऑफ स्पीच को सॉल्व करना है, जैसी अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ। एंड आई होप कि जो मैंने अभी बातें बताई हैं, अगर उनको आप ध्यान में रखोगे तो पार्ट ऑफ स्पीच सॉल्व करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। ये सारी सीरीज़ मेरी देख लेना, आपको पूरा एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से पार्ट ऑफ स्पीच को डिकोड करना है वहाँ पर। तो आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी उसमें भी आपने बात समझी होगी और यहाँ पर भी आपने इसको एंजॉय किया होगा। तो ऐसी वीडियो के साथ बार बार हम आते रहेंगे, बस आप देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए, इसको शेयर भी कीजिए, और जो मैं समझा रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से समझिए। ठीक है, चलिए तब तक इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।